हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। ये नया लेक्चर है, मे बी लेक्चर 4 होगा ये। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है। यहाँ हम पढ़ेंगे एनडीएमए के बारे में। ठीक, तो इट एनडीएमए केम अप विथ एक नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, एनपीडीएम, कब? 2009। विजन क्या था इसका? एक सेफ डिजास्टर रिजिलेंट इंडिया बनाना। क्या बनाना? सेफ एंड डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया। कैसे? एक होलिस्टिक एंड प्रोएक्टिव मल्टी डिजास्टर ओरिएंटेड जो भी एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे आप, ठीक है, ये मल्टी डिजास्टर ओरिएंटेड होगी, मल्टी डिजास्टर ओरिएंटेड एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है, थ्रू कल्चर ऑफ प्रिवेंशन मिटिगेशन। क्या कल्चर डेवलप करना है आपको? प्रिवेंशन। पहले तो डिजास्टर आए नहीं, जैसे फ्लड्स आ गए या ह्यूमन मेड, मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक रीजन से अगर कोई डिजास्टर आए तो उसको पहले तो प्रिवेंट करना है। कोई भी यू हैव टू मिटिगेट इट। आ जाए तो लड़ो, प्रिपेयर करना फॉर दैट एंड रिस्पॉन्स, यू हैव टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं। रिस्पॉन्ड कैसे आ गया तो आप कैसे रिहैब करोगे, कैसे आप पहले तो प्रिपेयर कर लिया आपने, रिस्पॉन्ड उन द मोमेंट्री आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो जब कोई भी डिजास्टर आया हुआ है, या उसके बाद जो रिहैब करना है, जो डेली लाइफ फंक्शनल इकोनॉमी जो चल रही है उसको कैसे फिर रास्ते पे लाना है, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें, प्रमोट कल्चर ऑफ प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस, रेजिलियंस हो। ठीक है, रेजिलियंस क्या? अगर डिजास्टर आ रहा है तो हम इतना प्रिपेयर हूं कि हम रेजिस्ट कर सकें उसको। ठीक है, चेंजेस ना हो हमारे सोसाइटी में, बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। रेजिलियंस, रेजिस्टेंस होता है ना, वही चीज। एट ऑल लेवल, कैसे? नॉलेज से, इनोवेशन से, एजुकेट कर लो लोगों को कि कैसे अडेप्ट कर जाए, हाउ यू विल अडेप्ट टू द कंडीशंस। ठीक है, देन मिटिगेशन मेजर्स हैं, जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी पे कैसे लड़ोगे आप। ट्रेडिशनल विजडम एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी से कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर आप इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होगी, इसका मतलब आप इन्वायरमेंट को एफिशिएंट यूटिलाइज कर रहे हो, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मान लो आपके यहाँ फ्लड आया, अब फ्लड आ गया, एक मिनट, मान लो फ्लड आ गया और आपने पेड़ खूब लगा दिए, ओ सॉरी, पेड़ लगा दिए खूब। अब ये पेड़ क्या करेगा? ये रेन करेगा, एब्जॉर्ब रेन वाटर, जिससे क्या होगा? फ्लडिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, रिड्यूस्ड फ्लडिंग, फ्लडिंग रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इरोजन, इरोजन रिड्यूस हो जाएगा। तो देखो डिजास्टर आप प्रिवेंट कर रहे हो एक तरह से। अब जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है, ये स्टॉर्म जो आता है उसके लिए रेजिस्ट करता है। अगर मान लो साइक्लोन आया, साइक्लोन, और अगर आपने मैंग्रोव्स को सस्टेनेबिलिटी से मतलब यूज किया है या उसको प्रिवेंट किया, सस्टेनेबल बनाया रखा है अभी तक मैंग्रोव को प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, आप इससे आप रिड्यूस करेगा साइक्लोन के इफेक्ट, इट विल रिड्यूस द साइक्लोन इफेक्ट। अभी रिसेंट का जो फॉरेस्ट का डिफिनीशंस आई हुई हैं उसमें क्या हुआ है कि जो नोटिफाइड फॉरेस्ट हैं, रिसेंटली चेंजेस अमेंडमेंट आया है, वही जो होंगे फॉरेस्ट होंगे। उसमें डिफिनीशन में अगर कोई मैंग्रोव फॉरेस्ट में नहीं है तो एक लूप होल आया है न्यू फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट का, एक लूप होल है कि नोटिफाइड एरियाज ही फॉरेस्ट होंगे। तो जो भी इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव, जहाँ थोड़ा सा भी अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ा या ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ी तो वो डिसरप्ट हो जाएगा। तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव में मैंग्रोव आ गया, तो अगर वो नोटिफाइड नहीं है तो कैसे बचेगा? तो कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी, हाँ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो उसमें ये फॉरेस्ट का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है मैं एक बार इसका लेक्चर एक लूंगा और मैं इस पर आपको पीडीएफ फॉर्म में फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो अमेंडमेंट है उस पर मैं अभी एक लेक्चर बना दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो अब उसमें आया नहीं, तो ये जो मैंग्रोव है, तो ये रीसेंट जो लूप होल आया है कि जो रीसेंट, अब ये जो मैंग्रोव होगा कैसे प्रोटेक्ट हो पाएगा फिर? तो ये वाला जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023, इसमें अमेंड किया गया। तो फॉरेस्ट की डिफिनीशन में बड़ा चेंज किया गया, जो फॉरेस्ट की पुरानी डिफिनीशन थी उसको चेंज कर दिया गया। जो टीएन गोदवर्मन की जो एक डिफिनीशन थी, यहां पे मैं लिख देता हूं, एक मिनट, टीएन गोदवर्मन, इसमें जजमेंट जो आया था वो कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का 1996 में, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो फॉरेस्ट होगा ये डिक्शनरी डिफिनीशन होगी, डिक्शनरी डिफिनीशन। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये नोटिफाइड हो, तो उसमें कैनोपी देखी जाएगी, कैनोपी देखी जाएगी कि क्या फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें इसमें होती है कि फॉरेस्ट है क्या, वो कैनोपी से डिसाइड किया जाता है। जैसे कि उसमें
एक पूरा स्ट्रक्चर दिया जाएगा कि मिनिमम कैनोपी कवर 10% होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम ट्री हाइट का, ठीक है। कैनोपी कवर अगर फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की डिफिनीशन माने तो कैनोपी कवर जो होगा 10% का, ये मे बी शायद डिक्शनरी डिफिनीशन भी है, तो ये सब हटा दिया गया। अब जो जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन है भाई, उसमें दिक्कत आ जाएगी ना। आपने सिर्फ नोटिफाइड किया, अगर ये कोई रीजन नोटिफाई नहीं तो दिक्कत, तो इसको प्रोटेक्ट करना था। ऐसे कैसे हम डिजास्टर से भी, अगर ये कोई अमेंडमेंट आ रहा है तो ये देखिए कैसा यहाँ पे एक क्या नाम है, रिपल इफेक्ट हो रहा है कि अगर आप मैंग्रोव प्रोटेक्ट करोगे तो फिर डिजास्टर रेजिलिएंट भी बनाओगे, ठीक है। और यहाँ मैंग्रोव इज और इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज, और देखिए कैसे ये प्रिवेंट कर रहा है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होती हैं ये इम्पैक्ट करती हैं हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे लाइफ को, सोशल लाइफ को, इन्वायरमेंटल लाइफ को, हर चीज। तो एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो टॉप पे बैठा है, उसको चाहिए कि एक्सपर्ट्स की राय लेके और सहायता लेकर के और कंसेंसस बिल्ड करके क्या निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उसका ईआईए होना चाहिए प्रोजेक्ट्स का, या जो भी आप लॉज बना रहे हो वो थ्रेटन तो नहीं कर रहा, क्योंकि उसका एक मल्टीपल इफेक्ट देखने को मिलेगा। डिजास्टर आएगा, उससे लोगों की दिक्कत आएगी, आपका और पैसा बढ़ेगा, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आ जाएगी, एक रिपल इफेक्ट है, ठीक। आप कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लो, फ्लड, तो ये सब फ्लड को मिटिगेट करने के लिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दिया हूं, ठीक है। अब जैसे कैसे सस्टेनेबल यूज, आप ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप यूज करो, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, तो देखिए कैसे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मिटिगेट करता है ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप। आप ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप यूज करो, ठीक है। तो कोई भी ऐसी आपदा आ गई कि क्या नाम है, बारिश वारिश नहीं हुई है, तो ये क्रॉप आपकी सॉइल हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा और आपको फूड लाइवलीहुड भी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री यूज करना, क्या यूज करना, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सब सारी मेजर्स आ जाएंगे, ये सब सारी चीजें में, ठीक है। टेरेस फार्मिंग यूज करना, तो बहुत सारी मेजर्स हैं, ये आगे देखा जाएगा। अर्बन प्लानिंग करना उसी हिसाब से, ठीक, तो ये सब सारी रीजंस आ जाएंगे। चलिए आइए देखा जाए, अभी डिटेल में हम और चीजें देख लेंगे। इसको मैं रब कर देता हूं, आप प्ले स्पीड प्लीज थोड़ा तेज कर लीजिएगा, स्लो लग रहा होगा आपको तो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेन स्ट्रीम डिजास्टर मैनेजमेंट इनटू डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोसेस। अब डिजास्टर मैनेजमेंट को मेन स्ट्रीम करना, क्या मेन स्ट्रीम में लाना, ठीक है, कोर डिस्कशंस में लाना, क्या डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोसेस के कोर डिस्कशंस में क्या आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट। एक इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजी लीगल फ्रेमवर्क पूरा डेवलप करना ताकि रेगुलेट कर सके इन्वायरमेंट को, और कंप्लायंस रिजीम हो। देन यू हैव इंश्योर एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ डिजास्टर रिस्क। तो आप ऐसा एफिशिएंट मैकेनिज्म डेवलप करें जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें डिजास्टर को, किस तरह का आएगा, कब आएगा, कैसे असेस कर सकें, क्या उसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा, कैसे कितना कहाँ तक हो सकेगा, एंड ऑल दैट सारी चीजें, और मॉनिटरिंग करना डिजास्टर रिस्क को, ये सब सारा। डेवलपिंग अ कंटेम्पररी फोरकास्ट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना ताकि हम सचेत हो जाएं, आगाह हो जाएं कि कोई डिजास्टर आने वाला है और हम प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। ताकि बाय रिस्पॉन्सिव एंड फेल सेफ कम्युनिकेशन, फेल सेफ ना हो, कम्युनिकेशन सेफ हो, आईटी का यूज किया जाए, सब सारी चीजें। एफिशिएंट रिस्पॉन्स हो और रिलीफ हो विद कैरिंग अप्रोच टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द वल्नरेबल। तो एक एफिशिएंट रिस्पॉन्स हो और रिलीफ विद केयरिंग अप्रोच हो, किसका, स्पेशली द वल्नरेबल सेक्शंस, जो वल्नरेबल सेक्शंस के लिए जिनके पास पैसे कम हैं, महिलाएं हो गई, एससी एसटीज हो गए, जो वंचित वर्ग हैं, ठीक है, वंचित वर्ग, तो उनके लिए खास ध्यान दिया जाए। देन अंडरटेकिंग रिकंस्ट्रक्शन एज अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन एक अपॉर्चुनिटी एंड हैबिटेट फॉर इंश्योर सेफर लिविंग, तो ये पूरी चीजें आ जाएंगी। क्या, रिकंस्ट्रक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी, एक डिजास्टर रेजिलिएंट स्ट्रक्चर बनाया जाए, बिल्डिंग्स को जो है ऐसा बनाया जाए कि दे आर डिजास्टर रेजिलिएंट, जो है, ठीक है। मेनली बहुत से ग्रीन बिल्डिंग्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। So you have to undertake construction as an opportunity to build disaster resilient structure. कैसे आप बनाओगे डिजास्टर रेजिलिएंट स्ट्रक्चर, आप वाटर प्रूफ मटेरियल यूज कर लो, ठीक है, उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दो, और मटेरियल ऐसा यूज करो कि जो है सेस्मिक फोर्सेस को बर्दाश्त कर सके, जो भी सेस्मिक फोर्सेस हैं अर्थक्वेक की, तो यू हैव टू यूज द मटेरियल व्हिच कैन बियर दैट, ठीक है। एक डक्टाइल मटेरियल यूज करो, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं। फ्लड लेवल, अगर एक फ्लड आ गया तो फ्लड लेवल से ऊपर एक बिल्डिंग बनाना, ठीक है। यहाँ फ्लड आ रहा है तो बिल्डिंग ये बना, यहाँ तक फ्लड है तो फ्लड लेवल यहाँ तक जा रहा है तो ऊपर एक बिल्डिंग बने, ठीक है, ताकि लोग रह सके, ठीक है। वाटर प्रूफ मटेरियल आप यूज कर सकते हो, और ड्रेनेज अच्छा, अगर ड्रेनेज है तो पानी निकल के चला जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम मूव यूज करना ये बहुत जरूरी है। तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा तो पानी बह बह के निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे साइक्लोन आ गया, अब साइक्लोन आ गया तो आप क्या करोगे, एक मिनट,
मान लो साइक्लोन आ गया, अब साइक्लोन आ गया तो उसके लिए देखो नेचुरल तो हो गया आपको, ये था मैंग्रोव्स हैं, स्ट्रांग है सब, तो साइक्लोन आ गया, घर कैसे बनाओगे? तो एरोडायनेमिक शेप दोगे घर को, एरोडायनेमिक, ताकि विंड रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गए, विंड रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाए, विंड रेजिस्टेंस। तो एरोडायनेमिक घर बना रहे हो, ठीक है। ट्रीज और प्लांटेशंस कर रहे हो बहुत ज्यादा, तो विंड बैरियर बना लो, ट्रीज को गो कर दो, तो ये विंड बैरियर का भी काम करता है, विंड बैरियर। ये सब सारी चीजें हैं क्या क्या आप यूज करना है, ठीक है। फायर रेजिस्टेंट आ गया तो उसके लिए आप अलग चीजें हैं, ठीक है। तो अलग अलग लैंडस्लाइड्स के लिए आप क्या करोगे, रिटेनिंग वॉल बनाना है, सॉइल स्टेबलाइज करना है, पेड़ लगाना है, सुनामी आगे के लिए तो उसके लिए है। फिर अब डायस्टर रेजिलेंट, अब स्मार्ट सेंसर्स यूज करो, यहाँ पे क्या क्या यूज करना है। अब टेक्नोलॉजी अगर इस्तेमाल करना है तो क्या यूज करोगे आप, एक स्मार्ट सेंसर लगा दो जिससे अर्ली वार्निंग हो जाएगी, अर्ली वार्निंग, ठीक है। और सेल्फ हीलिंग मटेरियल कुछ आता है वो यूज कर लो, सेल्फ हीलिंग मटेरियल। तो जो जो क्रैक आएगा वॉल में वो अपने आप सही हो जाए, ऑटोमेटिकली हील हो जाए, ठीक है। और ग्रीन रूफ है, सोलर पैनल है, आप यूज सब ग्रीन रूफ यूज कर सकते हो, सोलर पैनल। बिजली बिजली कटौती आ गई तो आप सोलर पैनल से आपका काम चल रहा है, तो ये सब सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्ले स्पीड थोड़ा तेज रखना है ना यार। आइए प्रमोटिंग आगे देखते हैं क्या है। प्रमोटिंग अ प्रोडक्टिव, एक मिनट, एंड प्रोएक्टिव पार्टनरशिप, मीडिया से भी प्रोएक्टिव पार्टनरशिप हो, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती रहे, ठीक है। ये सब सारी चीजें हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अब यहां पे आइए देखा जाए क्या है नया। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 का, इसमें क्या कहा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान निकाला 2016 में। कब निकाला था? एनडी प्लान है, एनडीएमपी। और इसकी प्रायोरिटीज बताई गई थी। इट हैज बीन अलाइंड विद, किसके साथ अलाइंड विद किया गया? सेंडाई जो फ्रेमवर्क है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसके साथ अलाइन किया गया, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से। इसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो इसके जो गोल्स हैं, प्रायोरिटीज हैं, दैट हैज बीन अलाइंड विद सेंडाई फ्रेमवर्क, किसके? एनडीएमपी प्लान के, ठीक है। और किसके साथ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ अलाइन किया गया है। कॉप जो पेरिस का कॉप 21 है उसके साथ, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन सब के साथ अलाइन किया गया, ठीक है। मतलब सेम सिमिलर टाइप का सिचुएशन हैंडल करने की तरीके, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी, जो सिमिलर स्ट्रेटेजीज यूज की गई हैं, दैट्स ऑल। इससे क्या होता है? एक फ्रेमवर्क बनाता है और एक डायरेक्शन है टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, फॉर ऑल फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के जितने भी फेज है सबसे टैकल करने के लिए इसमें चीजें नहीं हैं। और ये स्पेसिफाई करता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट स्टेजेस, फॉर व्हाट, कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट स्टेज ऑफ मैनेजिंग डिजास्टर। अब इसमें क्या आएगा? इट कवर्स द ऑल फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे प्रिवेंशन, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स, रिकवरी, रिहैब, फॉर ईच हजार्ड, जो भी हजार्ड आ रहा है, ठीक है। तो अप्रोच जो यूज होगा नेशनल प्लान में, इट इनकॉर्पोरेट्स द 4 प्रायोरिटीज, 4 प्रायोरिटीज इंक्लूड की जाएगी। कोई भी अगर हजार्ड आ रहा है तो कितनी इन पर? 4 प्रायोरिटीज जो सेंडाई फ्रेमवर्क में दी है, ठीक है, फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अंडर द 5 थीमेटिक एरियाज। तो 4 प्रायोरिटीज हैं अंडर 5 थीमेटिक एरियाज, ठीक है। अभी क्या? अंडरस्टैंडिंग द रिस्क। पहला रिस्क समझना, ये दो थीमेटिक एरिया ये फोकस करता है, इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द डिजास्टर रिस्क। आप अंडरस्टैंड करो डिजास्टर रिस्क को, ठीक है। द प्रायोरिटी 1 इन द सेंडाई फ्रेमवर्क, प्रायोरिटी 1 जो दी गई है वो इसमें आ गई। अब मेजर एक्शन थीम्स क्या है? जैसे ऑब्जर्वेशन नेटवर्क बनाना, इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिसर्च, फोरकास्टिंग, ये सब सारी चीजें। जोनिंग, एक जोन कर दो कौन सा एरिया ज्यादा मतलब थ्रेट देगा, या कौन सा एरिया ज्यादा वल्नरेबल है, जिस पर डिजास्टर का इफेक्ट मोस्ट निगेटिव होगा। एक मॉनिटरिंग और वार्निंग सिस्टम आ गया। सी, हजार्ड रिस्क और वल्नरेबिलिटी का असेसमेंट, देखा जाए कितना रिस्क है कितना वल्नरेबल है। और वार्निंग का डिसेमिनेशन, जो भी वार्निंग आई है उसको डिसेमिनेट करना, तो ये अंडरस्टैंडिंग रिस्क में आ गया। उसको जोनिंग करना, अगर पूरा आप इनकॉर्पोरेट कर लें इसमें तो क्या क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ गया? जोनिंग, मेजर इज जोनिंग, ठीक है। अब सेंडाई फ्रेमवर्क है। दूसरा है इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क्स का यूज करके फोरकास्ट, रिसर्च, ये सब करना। जोनिंग कर दिया आपने। फिर मॉनिटरिंग करना, वार्निंग सिस्टम्स को, मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करना। और हजार्ड का असेसमेंट, ठीक है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ठीक है। देन वार्निंग को डिसेमिनेट करना, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। देन इंटेलिजेंसी कोऑर्डिनेशन,
ये तो हो ही गया, ये प्रायोरिटी 2 है सेंडाई फ्रेमवर्क का। तो प्रायोरिटी 2 सेंडाई फ्रेमवर्क का क्या है, इंटरेजेंसी कोऑर्डिनेशन। अब मेजर थीम्स जो है फॉर एक्शन रिक्वायर्ड फॉर इंप्रूविंग द टॉप लेवल इंजन, ठीक है भाई, कोऑर्डिनेट करो ये सब डाटा वाटा से रिलेटेड, वार्निंग से डेटा है, जो भी नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं, ठीक है, गवर्नेंस रिस्पॉन्स, सब पे आप कोऑपरेट करो। फिर इन्वेस्ट कर दो डीडीआर डास्टर, एक मिनट, का इन्वेस्ट करना है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल मेजर्स लेना, डिजास्टर रिस्क रिड्यूस करना, ठीक है। अंडरटेकिंग कोई भी नेसेसरी स्ट्रक्चरल मेजर्स लेना इज वन ऑफ द मेजर थेमेटिक एरियाज फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। और रेजिलियंस को इन्हांस करना, बढ़ाना, आप रेजिस्टेंस हो डिजास्टर कोई भी आए तो, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। फिर आप इन्वेस्टिंग इन डीआरआर, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। तो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर क्या है, जैसे कि लॉज बनाना, मैकेनिज्म्स बनाना, टेक्निको लीगल रिजीम्स आर क्रूशियल कंपोनेंट इन स्ट्रेंथनिंग द डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी 2 है सेंडाई फ्रेमवर्क का, ठीक है। अब ये जो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं जिसमें लॉज, नॉर्म्स, रूल्स, स्ट्रक्चरल मतलब भाई जो आप एक्शन ले रहे हो ना टेक्नोलॉजी का यूज करके, जो भी सामान यूज कर रहे हो, जो भी स्टेप्स यूज कर रहे हो, ठीक है, यहाँ नॉर्म्स क्या फॉलो करना है, रूल्स क्या फॉलो करना है, गाइडलाइंस, लॉज, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। टेक्निको लीगल सिस्टम, ठीक है, बिल्डिंग कोड बनाना, ठीक है, सब सारी चीजें टेक्नो लीगल सिस्टम। और अथॉरिटीज को एम्पावर करना, ठीक है, टू मेन स्ट्रीम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और डिजास्टर रेजिलियंस को डेवलपमेंट एक्टिविटीज में मेन स्ट्रीम करना, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये नॉन स्ट्रक्चरल मेजर हो गया, ठीक है, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर। अब स्ट्रक्चरल क्या था, रेजिलियंस बढ़ाना कैसे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है, एंड फैसिलिटीज दैट रिक्वायर हेल्प कम्युनिटीज कोप विद डिजास्टर। तो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज हैं वो स्ट्रक्चरल में आ जाएंगी। देन यू हैव द कैपेसिटी बिल्डिंग, हाउ कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे आप करोगे, और ये द सेंडाई प्रायोरिटी 2 एंड प्रायोरिटी 3 जो है, 2 में क्या आ जाएगा, सेंडाई प्रायोरिटी 2 में आ जाएगा डीआरआर को स्ट्रेंथनिंग डीआरआर गवर्नेंस टू मैनेज डीआर, तो गवर्नेंस इंप्रूव करना और इन्वेस्ट करना डीआरआर फॉर रेजिलियंस, ये प्रायोरिटी 3 आ गया, ठीक है। तो ये कैपेसिटी डेवलप ऐसे होगी 2 और 3 यूज करके, एज अ सेंटर टू गवर्न कैपेसिटी डेवलपमेंट। यहाँ द कैपेसिटी डेवलपमेंट इंक्लूड में क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग देना, करिकुलम डेवलपमेंट, ये सब और सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अवेयर करना लोगों को, फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। मॉक ड्रिल्स करना, तो लोग सीखेंगे, मॉक ड्रिल किया जाता है, तो सिविल डिफेंस और डिजास्टर जो टीम है ये मॉक ड्रिल करती है, दिखाती है कैसे जब डिजास्टर आ गया तो एक सीन क्रिएट करते हैं, जैसे है ना थिएटर विएटर है वैसे, आप पूरा दिखाएंगे कैसे आपको रिस्पॉन्स, तो उसमें दिखाया जाता है कैसे आपको रिस्पॉन्स करना है। अब द रिस्पॉन्स पार्ट जो प्लान का है हैज आइडेंटिफाइड 8 ब्रॉडर एक्टिविटीज which have been arranged into a matrix to be served as a ready reckoner. सो ये 18 ब्रॉड एक्टिविटीज को आप यूज करेंगे और ये इट एक्ट्स एज अ रेडी रेकनर, एक सिस्टम पूरा डेवलप किया गया, एक डिवाइस जैसे रेकनर होता ना, कोई डिवाइस होती है, ठीक है, वो जो कैलकुलेशन में आसानी देती है, दैट्स रेडी रेकनर, आप उसको अप्लाई कर दो। 18 ब्रॉड एक्टिविटीज हैं जिसमें, ठीक है, जैसे इसमें अर्ली वार्निंग है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, ठीक, नॉर्मल टर्म्स है, हाउसिंग, टेम्पररी शेल्टर देना, तो अब जो लोग डिस्प्लेस हो गए हैं उनको रिहैब कराना, टेम्पररी शेल्टर तो आप दे ही सकते हो, देन यू विल हाउसिंग, मेडिसिन देना, रिसर्च रेस्क्यू, इंफॉर्मेशन, दवाएं देना, फूड सप्लाईज, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। द प्लान ऑल्सो स्पेल्स आउट द रूल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, राइट अप टू द पंचायत एंड अदर लोकल बॉडी लेवल, ठीक है। तो जो प्लान क्या है, इसमें रूल आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे गवर्नमेंट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट हो गया, विलेज हो गया, तो यहाँ पंचायत, इवन अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्मेट सब आपस में आ करके कोऑर्डिनेट करेंगे। इट इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट कैन बी इंप्लीमेंटेड इन स्केलेबल मैनर, सारे इन ऑल फेसेस, ठीक। अभी देखो एनडीएमपी 2019 का आया हुआ है और यहाँ पे 2019 एंड यहाँ 2016, तो आइए देखते हैं क्या है। अब ये देखिए स्कोप है डिजास्टर्स का, 19 वाले में क्या था, फोकस ऑन ट्रेडिशनल नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन। अब यहाँ स्पेक्ट्रम, यहाँ पे ब्रॉडर स्पेक्ट्रम यूज किया गया, जैसे क्लाइमेट चेंज, बायोलॉजिकल इमरजेंसी, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, ये सब सारे आ जाएंगे, ठीक है। रिकॉग्नाइज किया गया था बट लेस प्रोनाउंस्ड जो भी क्लाइमेट चेंज की एम्फेसिस थी, बट अब जो इसको इंटीग्रेट किया गया है क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है, डिस्कस्ड बट लेस डिटेल्ड था, बट यहाँ ग्रेटर एम्फेसिस दिया गया एडवांस टेक्नोलॉजी पे, अर्ली वार्निंग पे, ठीक है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस पे। तो सबसे बड़ी बात है प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ताकि हम बच सके, कम्बैट, पहले ही से प्रिपेयर हो जाएंगे ना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन,
लेस कॉम्प्रहेंसिव था, लोग कम इन्वॉल्व होते थे, बट अब जो है मोर कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट होने लगा है, रेजिलियंस बिल्डिंग एक्टिविटीज, देन यू हैव इंटीग्रेशन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या है, अलाइंड विद द ग्लोबल फ्रेमवर्क्स बट लेस एक्सप्लिसिट। अब यहाँ क्लोजर अलाइनमेंट है एसडीजी के साथ और सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ, ठीक है। तो ये देयर हैज बीन अ मोर इंटीग्रेशन विद दीज गोल्स एंड द सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। यहाँ ऊपरी ऊपरी बातें थी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में मेंशन हुआ था बट लेस डिटेल था। यहाँ एक प्रॉपर टारगेटिंग की गई है, कैसे लेवरेजिंग आप करोगे जीआईएस को, रिमोट सेंसिंग यूज करना इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। अच्छा ये देखो इतना सारा टेक यूज कर रहे हो, मैंने सेमीकंडक्टर का लेक्चर लिया था, ये सब सारी डिवाइसेस जितनी है इसमें सेमीकंडक्टर लगेगा, सेमीकंडक्टर, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दे रही है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, और इसी चीज पे क्यों, क्योंकि हम लेस रिलायंट बने, ये सब टेक्नोलॉजी खुद बना सकेंगे, सेमीकंडक्टर बाहर से नहीं लाएंगे, तो अपना सही कितना डेवलप कर लेंगे, सस्ता में भी थोड़ा एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो हर जगह देखो टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है, मैंने लेक्चर लिया है, उसको आप जरूर देखिएगा, कंप्रहेंसिव है और थोड़ा सा कम टाइम में कवर हो गया है, ठीक है। जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, आइए आगे देखा जाए। अब यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग है, एड्रेस किया गया, देखो हर चीज़ स्पेसिफिक इतनी नहीं थी, ये वाले में स्पेसिफिक हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग भी स्पेसिफिक हो गई, स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटी मोटी बातें नहीं है, बारीकी से यहाँ सब देखा गया। इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना, ठीक है, लेस डिटेल्ड फ्रेमवर्क थे इंस्टीट्यूशंस के लिए, पर यहाँ पे क्या हो गया है, इज अ रॉबस्ट मैकेनिज्म फॉर इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन एंड कैपेसिटी इन्हांसमेंट, ठीक है। पूरा एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है कि कैसे आप इंस्टीट्यूशंस आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, कैपेसिटी इन्हांसमेंट, एक पूरा बता देना सब चीज़ें। रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन की बात है, इंक्लूडेड बट लेस एम्फोसिस ऑन बिल्ड बैक बेटर, पर यहाँ पे बिल्ड बैक बेटर पे ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया ताकि फ्यूचर रेजिलियंस हो, ठीक है। प्रोवाइडेड अ फाउंडेशनल फ्रेमवर्क था, और ये ऑफर मोर डिटेल्ड रिवीजन किया गया, डिटेलिंग की गई इसमें, अपडेट्स टू लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स में थोड़ा डिटेलिंग की गई है, डिटेलिंग की गई है, और डिजास्टर स्पेसिफिक मेजर्स लिए गए हैं, डिजास्टर स्पेसिफिक प्रोविजंस डाले गए हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आ गई हैं जो दोनों में डिफरेंस था। आइए अब देखते हैं शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द नेशनल डिजास्टर प्लान, देखें पहले समय कितना है हमारे पास, अभी समय काफ़ी है भैया। शॉर्ट कमिंग क्या हो जाएगी नेशनल प्लान की, इट इज टू जेनरिक, 16 वाला, देखो तभी तो 19 वाला आया ना, एक मिनट, ये देखो यहाँ पे 16 वाला है ना, 19 वाला तो आया, ये जेनरिक था 16 वाला, ठीक है, डिटेलिंग नहीं थी, स्पेसिफिक नहीं था, तो इट वाज टू जेनरिक इन इट्स आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे द प्लान जो था, इट रिफ्रेन्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग अ प्रिसाइज टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे इट रिफ्रेन फ्रॉम प्रोवाइडिंग प्रिसाइज टाइम फ्रेम, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इट डज नॉट प्रोजेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड नीडेड, हाउ फंड शैल बी मोबिलाइज, कैसे फंड मोबिलाइज करने इसके बारे में नहीं था। तो जो इट डज नॉट प्रोजेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स नीडेड, ठीक है, एंड हाउ द फंड शुड बी मोबिलाइज्ड। द प्लान इज अलाइंड विद द सेंडाई फ्रेमवर्क, ये सब सारी चीजें एसडीजी, बट अनलाइक इन सेंडाई और एसडीजी द प्लान डज नॉट सेट एनी गोल्स, तो यहाँ गोल्स और टारगेट्स नहीं थे, नो गोल्स नो टारगेट। एसडीजी में सेंडाई में तो गोल्स और टारगेट्स हैं, पर यहाँ पे कोई गोल्स और टारगेट नहीं थे, ये तो ये कमी आ गई, और ये टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, जेनरिक ही हुआ, इट वाज टू जेनरिक इन आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटीज एंड द एक्टिविटीज मेंशन इन एनडीपी आर नॉट न्यू, ठीक है, दे हैव ऑलरेडी बीन मेंशनड, एंड एक्स एंड गाइडलाइंस जो एनडीएमए का गाइडलाइंस उसमें ऑलरेडी है, तो एनडीपी एनडीएमपी का बनना कोई नया कुछ नया नहीं आया, दैट इज वाई 2019 में और बारीकी में चीजें आ गई और स्पेसिफिक डिटेल्स आ गई। वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया क्या है, चलिए आइए देखा जाए। इंडिया इज वन ऑफ द 10 वर्स्ट डिजास्टर प्रोन कंट्री, भैया डिजास्टर प्रोन कंट्री तो है ये हमको पता है, इंडिया में आता है विद रेगुलर इनॉर्मस लाइफ प्रॉपर्टी सब डैमेज हो जाती है। जो यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यूएनआईएसडीआर रिपोर्ट 2017 ने कहा है कि इंडिया जो है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्री फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इंडिया क्या है, has been ranked as the world's most disaster prone country for displacement of resistance, सबसे ज्यादा displacement of resistance disaster की वजह से इंडिया में ही हो रहा है। It is vulnerable to large number of natural human man made disaster, सब हो गया है। इसकी जियो क्लाइमेटिक हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट है, अलग हैं, ठीक है, तो इस वजह से ज़्यादा हम प्रोन हैं, ठीक है भाई। इंडिया पूरा इतना बड़ा सा इंडिया है, ठीक है, ये सॉरी थोड़ा प्यारा सा इंडिया हमारा भारत, ये देखिए ये यहाँ पे ये पूरा मैप थोड़ा मैं गलत बना दूँ तो क्षमा चाहूँगा। ये अगर मान लीजिए यहाँ इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग है, यहाँ पे देखिए डेजर्ट है,
ठीक है, यहाँ ड्रॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहा है, कहीं पे बारिश, इधर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, वर्षा, चेन्नई में यहाँ बारिश, यहाँ फ्लडिंग की प्रॉब्लम चेन्नई में हो जा रही है। अलग अलग कंडीशन है अलग अलग रीजन में, ये रीजन सूखा है, यहाँ बर्फबारी ज़्यादा हो रही है, बर्फबारी यहाँ, ठीक है, स्नो ज़्यादा है, तो अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन से अलग अलग मिटिगेशन मेजर आपको लेना पड़ेगा। यहाँ अलग मिटिगेशन, यहाँ अलग मिटिगेशन मेजर्स चेंज होते रहेंगे, तो बिकॉज वी आर डिफरेंट उसकी वजह से, ठीक है। लैंडस्लाइड, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे पहाड़ी यहाँ पे शुरू हो गया, तो यहाँ लैंडस्लाइड्स बहुत आएंगे, लैंडस्लाइड्स और बारिश भी यहाँ हो सकती है, तो फ्लडिंग भी हो सकती है, कंपनी कर सकती है, तो मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यूनिक जियो क्लाइमेट और इकोनॉमिक कंडीशन है। 36 स्टेट में से और यूनियन टेरिटरी 28 जो है डिजास्टर प्रोन है। 85 ऑफ द कंट्रीज वल्नरेबल टू सिंगल और मल्टीपल, देखो मल्टीपल डिजास्टर भी आ सकता है एक साथ के। 85% ऑफ द कंट्रीज वल्नरेबल टू द सिंगल और मल्टीपल डिजास्टर। देन 57% एरिया हाई सेस्मिक जोन में, हमारा 50%, ये सब डेटा एग्जाम में यूज करना। 57% हाई सेस्मिक जोन, हाई सेस्मिक जोन में है। 85% इज वल्नरेबल, ये सब आंसर में आप यूज करिएगा। 40 मिलियन हेक्टेयर लैंड प्रोन टू फ्लड, कितना मिलियन हेक्टेयर? 40 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, प्रोन टू फ्लड, प्रोन टू फ्लड, इस तरह से, ठीक है। देन यू हैव 8% वल्नरेबल टू साइक्लोन, साइक्लोन से वल्नरेबल 8% है। 85% ओवरऑल वल्नरेबल है। 50% सिस्मिक जोन में आता है। 40 मिलियन हेक्टेयर प्रोन टू फ्लड है, ये सब आप यूज किए। 68% सस्टेबल टू ड्रॉट, तो ड्रॉट के लिए सस्टेबल कितना है? 68% ड्रॉट ससेप्टेबल, ड्रॉट, ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये सब आप डेटा यूज करिएगा। देन 5 डिस्टिंक्ट रीजन्स जो है, हिमालय है, प्लेन्स हैं, फ्लड आता है यहाँ, यहाँ तो एक लैंडस्लाइड है, बारिश भी हो सकती है। डेजर्ट में ड्रॉट, फेमीन है, या साइक्लोन से स्टॉर्म है कोस्टल रीजन में, तो उड़ीसा वाला रीजन है, ठीक है, बहुत आता है उड़ीसा की तरफ। मेनली बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा आते हैं, अरेबियन सी में भी आने लगे, बट बे ऑफ बंगाल ज़्यादा प्रोन टू साइक्लोन है, ठीक है, अलग कंडीशन है वहाँ पे। अब यहाँ देखिए एंथ्रोपोलॉजिक वल्नरेबिलिटी के एंथ्रोपोजेनिक। डिफॉरेस्टेशन, भाई मैन मेड, कैसे ह्यूमन मेड, क्या आ रहा है, हम लोग पेड़ वेड़ काट दे रहे हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए और तमाम चीज़ों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, जैसे कई बार डैम वैम बन जाता है, उससे फ्लडिंग प्रॉब्लम आ जाती है और इको सेंसिटिव जोन पे फर्क पड़ता है, ठीक है, लोग रिहैब करना, उनको डिसेटलमेंट हो जाता है लोगों का, ठीक है। आप न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी कहीं डेवलप कर रहे हो, ठीक है, आसपास की रीजन जो होते हैं सेंसिटिव टू न्यूक्लियर, वो वेस्ट हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो सब है। फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप यूज कर रहे हो, जमीन वो हो जा रही है, बंजर हो जा रही है। और फर्टिलाइजेशन में बार बार आप फर्टिलाइज कर रहे हो जमीन को, ठीक है, फर्टिलिटी कम होती जाती है, ठीक है, बार बार आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, पानी गिर रहा है, बार बार खेती हो रही है इसी जगह पे, धीरे 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 ये जो खराब हो जाता है, तो यू हैव टू यूज द टेक्निक विच इज मोर साइंटिफिक। अब यहाँ पे आया हुआ है कि बिल्डिंग मटेरियल की बात की जाए, बिल्डिंग मटेरियल टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, ठीक है, हैज रिसेंटली रिलीज्ड एक एटलस निकाला है, वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया 2019, जिसमें मैप दिया हुआ है, टेबल बने हुए हैं सारे स्टेट के, यूनियन टेरिटरी के, फॉलिंग हजार्ड्स जैसे अर्थक्वेक, विंड, फ्लड, ये मैं अलग से एक कोशिश करूंगा एक लेक्चर में मैप दिखाऊंगा आपको। अर्थक्वेक है, विंड फ्लड है, लैंडस्लाइड ऑफ थंडरस्टॉर्म है, ये इट ऑल्सो कंटेन्स हाउसिंग स्टॉक वल्नरेबिलिटी, तो ये सब रिस्क ऑफ जो इंडिकेट करता है कि कितना ईच टाइप ऑफ रिस्क को कितना रिस्क है, ठीक है। जैसे फ्लड एरिया है, फ्लड फ्लड लाइन से ऊपर घर बनाना, फ्लड लाइन से नीचे घर बना हुआ है तो उसको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, ये पानी बाढ़ बाढ़ आ गई, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए डिजास्टर है, नोडल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, अगर बायोलॉजिकल डिजास्टर आता है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, यहाँ पे केमिकल वाला आ रहा है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर आ रहा है, तो MOEFCC है, सिविक एविएशन, सिविल एविएशन, हवाई जहाज वाज है, टकरा गई, लड़ गई, कुछ भी हो गया तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन देखेगा। साइक्लोन के लिए अर्थ साइंस देख रहा है, सुनामी के लिए अर्थ साइंस देख रहा है। ड्रॉट, हेल स्टॉर्म, कोल्ड वेव, पेस्ट अटैक, अगर आपको ड्रॉट आ गया, हेल स्टॉर्म है, पेस्ट अटैक आ गया, तो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर पूरा देखेगा। कोल्ड वेव आ गई, हेल स्टॉर्म है, ड्रॉट है, ठीक है। अर्थक्वेक है तो अर्थ साइंस ही देखेगा। फ्लड आ गया तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, ये कंफ्यूज कर सकता है आंसर आंसर में, तो फ्लड फ्लड आ गया तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स। फॉरेस्ट फायर के लिए MOFCC है, ठीक है, फ्लड के लिए MOFCC नहीं है, फ्लड के लिए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड रिसोर्स। देन लैंडस्लाइड्स के लिए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, माइंस देखेगा। और डिफेंस वाला एवलांचे आ गया कोई तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो ये बड़ी यूनिक चीज़ है, एवलांचे है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया। देन न्यूक्लियर और रेडियो रेडियोलॉजिकल इमरजेंसीज हैं तो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट देखेगा। रेल वाले हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है। रोड एक्सीडेंट्स क्लेम है हाईवे वाला। और अर्बन फ्लड आ गया तो अर्बन डेवलपमेंट।
अर्बन फ्लड में अर्बन डेवलपमेंट है, ठीक है। नॉर्मल फ्लड में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स है, बट अर्बन फ्लड में यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज ये सब देख रही हैं, ठीक है। नेचुरल हैजार्ड हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, ठीक है। अब अर्थक्वेक क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स खसक वसक गई, ये सब सारी चीज़ें हैं। डाइवर्जन कन्वर्जन, ठीक है। तो मेनली अर्थक्वेक रिस्क क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है। बाद में अर्थक्वेक रिस्क से स्टार्ट करेंगे। ये अर्थक्वेक रिस्क है, ये सब देखा जाएगा। सुनामी है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, ठीक है।